कैमरे के इस तरफ बैठे तमाम दर्शकों और श्रोताओं का और कैमरे के पार जो लाखों करोड़ों लोग हमें देख रहे हैं उन सभी का अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं अपनी ओर से और उड़ान की ओर से। और सबसे पहले आप जो तीन पैनलिस्ट हमारे बीच में बैठे हैं, मुझे लगता है तीन पीढ़ियां एक साथ मुझे नज़र आ रही है। एक जिसके पास अनुभवों की खान है, एक जो युवा है अनुभव लेने की तलाश में है, और एक जो अपने परिवार से अनुभव ले भी रहे हैं और एक ऐसी अवस्था में है जो अनुभव कुछ लोगों को बांट भी सकते हैं और नए अनुभव ले भी सकते हैं। तो मुझे लगता है इन तीनों से बातचीत करके मुझे भी और आप लोगों को भी बड़ा आनंद आएगा, इन्हें सुन के भी, और मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा निश्चित तौर पे। उड़ान एक शब्द मात्र नहीं है, उड़ान एक भाव है, एक जज्बा है। जीवन में सिर्फ परिंदों की उड़ान नहीं होती, मेरे ख्याल से जीवन में जो सबसे बड़ी उड़ान होती है वो ख्वाबों की होती है, सपनों की होती है। और आप लोगों ने अपनी सपनों की उड़ान से सिर्फ अपना ही नहीं, अपने प्रदेश का और देश का नाम रोशन किया है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और जी मीडिया, जी न्यूज़ का मैं आभार प्रदर्शन करना चाहता हूं कि वो इन लोगों को बुला के इनके अनुभवों को लोगों में बांट के एक नई रीति शुरू कर रहे हैं जिससे हमें सीखने को मिलेगा। क्योंकि क्या होता है, व्यक्ति प्रतिभाशाली हो, व्यक्ति सफल हो, व्यक्ति कामयाब हो, व्यक्ति बहुत कुछ करता भी हो, किंतु यदि उसकी बातें हमें पता न चले, अनुभव पता न चले, संघर्ष पता न चले, तो हमें लाभ नहीं मिल सकता। और हम चाहते हैं हम सबको लाभ मिले, बड़ा ज़रूरी है। तो एक छोटी सी कहानी से मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। यहाँ से बात मुझे अचानक याद आ गई जो कर रहा है जी इस काम के लिए, कि एक हीरा एक राह में पड़ा हुआ था और वहाँ से कई गाड़ियाँ गुजरती थी, कोई ट्रक, कार, कई गुजरते थे वहाँ से, और लेकिन वो हीरा पड़ा रहा वैसा का वैसा, ज्यों का त्यों, उसका कुछ नहीं बिगड़ा। ट्रक भी गुजरा, कार भी गुजरा और कई चीज़ें गुजर गई। और इस बीच हमारे अतिथि जो हैं उनको मैं देख सकता हूँ, वो भी हमारे बीच आ गए हैं और मैं चाहता हूँ मनोज जी उन्हें यहाँ तक इस मंच तक लेके आएँ और हम अपनी बातचीत यूँ ही जारी रखेंगे। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि जब हीरा राह में पड़ा हुआ था और भारी भारी वाहन उस पर गुजरते रहे और उस हीरे को कुछ नहीं हुआ, वो ज्यों का त्यों रहा, वैसा का वैसा रहा। अचानक एक दिन उस राह से एक व्यक्ति गुजरा और उस व्यक्ति के अंगूठे की एक जरा सी छुअन से वो हीरा बिखर गया, किरच किरच हो गया। तो किसी ने उस हीरे से कहा कि तुम पे बड़ी बड़ी गाड़ियां गुजर गई, इतना वाहन, इतना भार तुमने सहन कर लिया, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। एक आदमी की जरा सी छुअन क्या हुई, तुम टूट के बिखर गए। तो हीरे ने जवाब दिया कि वो आदमी एक जौहरी था और मैं बरसों से इस राह में यह सोचकर पड़ा हुआ था कि कोई जौहरी आएगा जिसकी नज़र मुझ पे पड़ेगी, और जब उसी की नज़र नहीं पड़ी तो फिर किरच जाने में ही फ़ायदा है, जी के रहने में क्या फ़ायदा है। तो ये जितने हीरे हैं, अगर जौहरियों की निगाह इन पे नहीं पड़े तो फिर इनका हीरा, इनके हीरे की चमक हम तक नहीं पहुंचेगी। और आज ये तीन अपने अपने क्षेत्र के हीरे हमारे बीच में बैठे हैं जिनका हम स्वागत करते हैं। एक बार हम सब मिलकर इनका अभिनंदन करें। इस बीच राजस्थान सरकार के मंत्री और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और हमारे मित्र महेश जोशी जी आ गए हैं, जिन्हें मैं देख रहा हूं, देख पा रहा हूं और यहाँ उपस्थित हैं। हमारे बीच रवि सिंघल हैं, प्रोफेसर शर्मा हैं और स्वर्णकार जी। हम तीनों से बातचीत करते हैं। सबसे पहले मैं सोचता हूँ उस युवा से बातचीत शुरू की जाए जिनका नाम रवि सिंघल है, जो गंगानगर से हमारे बीच में आते हैं। गंगानगर कमोडिटी लिमिटेड जो आपकी संस्थान का नाम है, आप शेयर्स में डील करते हैं, म्यूचुअल फंड्स में डील करते हैं। मैं फाइनेंस के तौर पर एक बहुत ही अंगूठा टेक आदमी हूँ, मुझे ज़्यादा समझ है नहीं, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा कि इस युवा उम्र में आपने राजस्थान में गंगानगर जैसे क्षेत्र में, जहां दूसरे बहुत सारे बिजनेसेस हैं और बड़े उत्फुल्ल हैं और काफ़ी विकसित हैं, वहां इस शेयर्स के काम को लेकर आपके दिमाग में कैसे आया कि मैं इस कमोडिटी लिमिटेड की शुरुआत करता हूं? धन्यवाद शैलेश जी। सबसे पहले तो मैं जी राजस्थान का आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने एक हमें मंच दिया है जहां पर हम अपनी बात रख सकते हैं। राजस्थान के वरिष्ठ जो मंत्रीगण हैं उनके बीच में हमें अपनी बात रखने का मौका मिल रहा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। गंगानगर कम्युनिटी की शुरुआत, जैसा कि इनका नाम है गंगानगर, तो गंगानगर से ही हम लोगों ने शुरुआत की थी। कंपनी के जो दूसरे डायरेक्टर हैं हनी शर्मा जी और विशाल बगड़िया जी, इनकी एक थॉट थी कि जैसे गंगानगर जो अभी तक मंडी जानी जाती थी वो आड़त के लिए जानी जाती थी, कि यहाँ पर आड़त का बहुत अच्छा काम था। तो 2004 में जब पहली बार NCDX लॉन्च हुआ तो हमें एक सही प्लेटफॉर्म मिला जहाँ पर हम अपने किसान भाइयों को ला सकते थे कि अपने को क्रॉप को वो हेज कर पाएँ।
दूसरा एक व्यापारियों के लिए भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि व्यापारी लोग इस पे कैश एंड कैरी का बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते थे। तो इसी अपॉर्चुनिटी को देखकर कि फ्यूचर में इसकी डिमांड बहुत अच्छी आने वाली है। मैं एक आम आदमी की तरह जानना चाहूंगा रवि आपसे कि कमोडिटी में जो कमोडिटी एक्सचेंज है और जो शेयर्स है इसमें क्या फर्क है मूलतः? हाँ जी, कमोडिटी और शेयर्स में वैसे देखा जाए तो कोई जो ट्रेडिंग करने वाले हैं उनके लिए कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन फ़र्क सिर्फ पीछे जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनका है। जैसे जो कमोडिटी बाजार के अंदर काम करते हैं वो एग्री कमोडिटी का काम कर सकते हैं, जैसे सोयाबीन है, चना है, इनकी ट्रेडिंग होती है। शेयर्स में बेसिकली कंपनी के जो शेयर्स होते हैं जिसके बारे में शायद आपने सुना होगा, रिलायंस के, HDFC के, इनका अगर आपको ट्रेडिंग करनी है या इन्वेस्टमेंट करना है तो इस तरह से आप शेयर मार्केट में कर सकते हैं। तो कमोडिटी में जो किसान है वो आपके साथ ट्रेड कर सकता है अपनी फसल के लिए, अपने जो भी उगाता है उसके लिए? बिल्कुल बिल्कुल, उनको वो हेजिंग भी कर सकते हैं अपना। कोई इसमें कई बार जैसे क्रॉप 3 महीने बाद आने वाली है तो वो एडवांस में उसको सेल कर सकता है एक्सचेंज के ऊपर। तो ये बड़ा रोचक है। मान लो क्योंकि ये जो कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जो बिल्कुल निश्चित नहीं है और 3 महीने पहले कोई आदमी ये तय कर ले कि भाई मेरी फसल 100 रुपए की होगी और आपसे वो सौदा कर ले और मान लो वैसी नहीं हुई तो क्या होता है ऐसे में? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने जैसे मान लीजिए 100 रुपए पे ट्रेड कर लिया और आपने उसको 100 रुपए बेच दिया तो आपको तो 100 रुपए मिल जाएंगे। अच्छा। अब आप जब एट प्रेजेंट जो भी मार्केट का भाव होगा उस पे अपनी फसल दे दीजिए, या फिर आप एक्सचेंज पे भी दे सकते हैं। आपने 100 रुपए में बेची है तो आप तो अपनी फसल एक्सचेंज को दे दीजिए, आपको उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है कि उस टाइम पे भाव क्या होंगे। तो आपको लगता है कि किसानों को इससे बहुत लाभ होता है इस तरह की? बिल्कुल सर, अगर कोई जेन्युइनली अपनी क्रॉप को हेज करता है और ऐसा नहीं कि करता है, अभी करीब जैसे राजस्थान की मैं बात करूं, हरियाणा की बात करूं, इधर गुजरात की बात करूं, तो करीब जो किसान वर्ग है वो हमसे जुड़े हुए हैं और जो बड़े किसान हैं जिनके एक अच्छी खासी जो क्रॉप कर रहे हैं वो हमारे यहाँ पर सेल करते हैं। रवि, मैं आपसे लौटूंगा निश्चित तौर पे। बड़ा रोचक है। इस बीच 2 चिकित्सा क्षेत्र के व्यक्ति हमारे बीच में बैठे हैं, जिसमें से एक भगवत प्रसाद शर्मा जी, एक विनय स्वर्णकार हैं और दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में बड़ा नामचीन है। पैसिफिक इंस्टीट्यूट लोग बड़ा जानते हैं और महात्मा गांधी हॉस्पिटल 1450 बेडेड, इतना बड़ा आप काम कर रहे हैं। डॉक्टर ML स्वर्णकार, राजस्थान में अगर जो लोग रहते हैं तो निश्चित तौर पर नाम जानते हैं। प्रोफेसर शर्मा, बहुत वर्षों पहले राजस्थान को चिकित्सा के क्षेत्र में इतना विकसित नहीं माना जाता था। मैं सीमावर्ती क्षेत्र में रहा करता था राजस्थान के, और कोई बीमार हो जाता था तो लोग सीधा गुजरात, अहमदाबाद लेके जाया करते थे। आज भी वैसी परंपराएं कहीं ना कहीं होगी, लेकिन पिछले सालों में राजस्थान में जो ये चिकित्सा का विकास हुआ है उसमें आप जैसे लोगों का बड़ा योगदान है। आपने ऐसा क्यों सोचा कि मुझे एक मेडिकल कॉलेज की शुरुआत करनी है और इससे समाज को क्या लाभ मैं दे सकता हूँ? सभी का सादर अभिवादन। और मुझे लगता है कि आपने मेरी बात की भूमिका स्थापित कर दी। अच्छा। कि राजस्थान से लोगों को गुजरात भागना पड़ता था और इसलिए अच्छी गुणवत्ता वाली चिकित्सा राजस्थान में और उदयपुर जैसे छोटे शहर में भी उपलब्ध हो जाए, और इसके साथ साथ वहाँ पर उन्नत गुणवत्ता वाली शिक्षा, और जैसा आपने कहा कि व्यापारिक नहीं, पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल फिलैंथ्रोपी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जैसे पिछले दिनों 60 कोक्लियर इम्प्लांट्स किए हैं जो बिल्कुल बचपन से मूक बधिर बच्चियाँ थे, उनको कोक्लियर इम्प्लांट और स्पीच थेरेपी देके बोलने योग्य बनाया। तो इस क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। अच्छा, मतलब ये संभव है जो बचपन से मूक बधिर है उनको ऑपरेट करके हम बोलने लायक बना सकते हैं? जी, उनको पहले कोक्लियर इम्प्लांट होता है, फिर चूंकि उन्होंने बचपन से कोई आवाज नहीं सुनी है तो स्पीच थेरेपी दी जाती है 4 से 6 महीने, और वो बोलने और सुनने योग्य हो जाते हैं। इसी प्रकार से जैसे हमारा न्यूरोलॉजिकल डिपार्टमेंट देश के बहुत अच्छे डिपार्टमेंट्स में गिना जाता है। अगर स्ट्रोक का कोई पेशेंट, लकवे का पेशेंट 8 घंटे के अंदर वहां आ जाता है तो वो अपने पैरों पे चल के जाता है। अर्थात इस प्रकार की गुणवत्ता वाली चिकित्सा, चाहे वो कार्डियक हो, चाहे जनरल मेडिसिन हो, चाहे ऑन्कोलॉजी या कैंसर हो, और लगभग सभी 12 जो क्लिनिकल डिपार्टमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़ हैं, और हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल स्टडीज़ भी कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए देश का ये पहला रिसर्च प्रोजेक्ट होगा फूड जेनेटिक्स एंड डिजीज पैथोजेनेसिस। आज हम बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, उसमें इतने म्यूटेजेंस होते हैं कि आदमी की जेनेटिक्स पीढ़ी दर पीढ़ी बदल सकती है। तो इसके ऊपर भी हम लोग विशेष अनुसंधान इन दिनों कर रहे हैं। उदाहरण के लिए इन दिनों सोयाबीन तेल के बारे में ये आया कि ये इंसान की 100 जीन्स को ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है, जिसमें एक जीन है ऑक्सीटोसिन हार्मोन प्रोड्यूसिंग जीन, यानी पेरेंट और चिल्ड्रन के बीच में जो अफेक्शन का बॉन्ड डिटरमाइन करता है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, और ऑक्सीटोसिन हार्मोन प्रोड्यूसिंग जीन को ऑब्स्ट्रक्ट करता है। तो हम लोग बिल्कुल रूट तक जाके रिसर्च करना। लाइटर नोट के हमारे जमाने में ऑक्सीटोसिन थोड़ा कम होता था क्योंकि हमारे किसी की बॉन्डिंग ऐसी अफेक्शन रही नहीं पेरेंट्स से।
वहां तो सिर्फ पिटाई रही जी, हमारी पीढ़ी में, वो भी आउट ऑफ अफेक्शन था, वो भी अफेक्शन था एक तरह का। चलिए प्रोफेसर, और लेकिन आपकी शुरुआत, आपके बहुत सारे कोर्सेज हैं, इट्स नॉट जस्ट अ मेडिकल साइंस, यूनिवर्सिटी में बीकॉम भी है, एमबीए भी है, इतनी सारी चीजें हैं, तो इतनी सारी चीजों को मैनेज करना बड़ा आसान रहता है और ज्यादा मुश्किल होता चला जाता है? वो सिस्टम सेल्फ प्रोपेल्ड हो जाता है, जितना बड़ा सिस्टम होता है सेल्फ प्रोपेल्ड हो जाता है। और बेसिक पैसिफिक का ये एट्रीब्यूट है डिसेंट्रलाइजेशन। हर हेड ऑफ इंस्टीट्यूट अपने आप में वाइस चांसलर जितना एम्पावर्ड है। अच्छा, मैं एक उदाहरण देता हूँ, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन जो ऑल इंडिया लेवल की मैनेजमेंट बॉडी है, हर साल एक गेम बेस्ड साइमुलेटेड मैनेजमेंट गेम्स में कंपटीशन करती है। आईएम्स भी भाग लेती है, सब लेते हैं। 2012 से आज तक पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट फर्स्ट या सेकंड आता रहा है। जैसे साउथ जोन में आईआईएम बैंगलोर फर्स्ट आया, तो वेस्ट जोन में पैसिफिक फर्स्ट आया। तो आजकल सारा कंप्यूटर बेस्ड और साइमुलेशन आधारित है, और ऐसे साइमुलेटेड मैनेजमेंट गेम्स में हमारी टीम का 2012 से आज तक फर्स्ट और सेकंड आना, आप हमारी क्वालिटी ऑफ इनोवेटिवनेस और टीचिंग में जो बच्चे के हैंड होल्डिंग करके उदयपुर जैसे पिछड़ी जगह में गेम बेस्ड मैनेजमेंट साइमुलेशन हो, चाहे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग हो, आईआईटी दिल्ली के एक कंपटीशन में भी हमारे बच्चे सेकंड आए हैं। तो इन दोनों, और हमारे बच्चों का पब्लिकेशन रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है। ऑलमोस्ट मतलब जो है पीजी लेवल पे बच्चों के बड़ी संख्या में अच्छी साइटेशन फ्रीक्वेंसी के साथ रिसर्च पेपर्स भी पब्लिश होते हैं। यानी कि टीचिंग, लर्निंग और रिसर्च तीनों ही में पैसिफिक अपना बहुत अच्छा योगदान दे रहा है। शिक्षा भी, सीखना भी और संशोधन भी, शोधन भी, तीनों करते हैं। मैं आप तक लौटूंगा। विकास, मैंने गलती से आपको विनय कह दिया था, विकास फणकर हमारे बीच में है और महात्मा गांधी हॉस्पिटल से कोई परिचित नहीं है, और आपके पास एक लेगेसी है डॉक्टर एम एल फणकर की, और ये इस क्षेत्र में वो ऐसी कौन सी चीज है जो आपको सबसे ज्यादा चैलेंज करती है और सबसे ज्यादा उत्साहित करती है, सबसे ज्यादा मोटिवेट करती है कि ये मुझे करना है और ये मैं कर रहा हूं, जो समाज के लिए भी बहुत अच्छा है और चिकित्सा क्षेत्र के लिए भी बहुत अच्छा है? धन्यवाद शैलेश जी। जी न्यूज़ और यहाँ बैठे सभी श्रोतागणों का अभिवादन। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय मंत्री जी श्री महेश जोशी जी का अभिवादन। जो इसमें बिगेस्ट मोटिवेटिंग फैक्टर है वो ये है कि जो हमारे देश की पॉपुलेशन डेमोग्राफिक्स है, इतना पॉपुलेटेड देश कोई नहीं है, शायद अनऑफिशियली हम चाइना से भी ज़्यादा पॉपुलेशन पर पहुँच गए हैं। और प्लस जो उनका इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन है, जो टॉप 1% है उनके पास बेशुमार वेल्थ है, जो मिडिल क्लास है वो अभी धीरे धीरे पनप रही है, और जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते अच्छी स्कीम्स, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। तो उन लोगों को कैटर करना, जो देश का ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, दूर दराज के इलाके हैं। मेरा जो नेटिव प्लेस है वो राजस्थान के इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट रिमोटेस्ट एरियाज में से किसी ज़माने में आता था। कहाँ? करौली डिस्ट्रिक्ट। करौली डिस्ट्रिक्ट। तो उन लोगों का हमारे अस्पताल तक पहुंचना, इलाज लेना, चाहे वो अफोर्ड कर सकते हैं चाहे नहीं कर सकते, तो वो हमारे लिए एक बिगेस्ट मोटिवेटिंग फैक्टर रहता है, और साथ में चैलेंज भी है। और ईश्वर की दया से और सब वेल विशर्स के आशीर्वाद से हम उसमें काफ़ी हद तक अपने कार्य में सफल हो भी पा रहे हैं। और अब जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनकी जो स्कीम्स चल रही हैं, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना और राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम्स का जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का जो मिशन सरकार ने लिया है, उसके तहत हम लोग काम कर रहे हैं, और इससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा हो रहा है इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर पेइंग कैपेसिटी। चिरंजीवी योजना के तहत जितने क्या गरीब लोग हैं उनको मुफ्त स्वास्थ्य? गरीब लोगों को तो मिल ही रहा है, उनको पहले भी मिलता था भामाशाह योजना के तहत, और आज भी मिल रहा है, बेटर मिल रहा है। जो वॉलेट लिमिट है वो 5 से 10 लाख हो गई है, उनको मिल ही रहा है, बट सब लोगों को ये कवरेज एक्सटेंड कर दी गई है। इट इज़ an aim of universal health coverage irrespective of your financial background. आप ईश्वर की दया से अफोर्ड कर सकते हैं, मैं कर सकता हूं, लेकिन हमको भी ये हेल्थ कवरेज मिल रही है। तो इसको ऐसे देखना कि साहब जो अफोर्ड कर सकते हैं उनको, उन तक इस कवरेज की क्या जरूरत थी। आप इसको यूनिवर्सल की तरह देखिए। आज आप अफोर्ड कर सकते हैं, कल ईश्वर करे आप और ग्रो करें, तो यूनिवर्सल कवरेज की तरफ ये तो आपको कैसा लगता है, आप महात्मा गांधी हॉस्पिटल का इस तरह से इस क्षेत्र में क्या योगदान है जिसको आप बहुत बड़ा मानते हैं? कि मैं मोस्ट हम्बली आई वुड लाइक टू सबमिट दैट वी आर द बिगेस्ट सर्विस प्रोवाइडर्स ऑफ चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना एंड RGHS स्कीम इन द स्टेट ऑफ राजस्थान इन प्राइवेट सेक्टर। SMS मेडिकल कॉलेज हैं और SN मेडिकल कॉलेज हैं, बीकानेर में SP मेडिकल कॉलेज है। ये लोग शायद वॉल्यूम में हमारे जितने हुए हमसे ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट प्राइवेट सेक्टर में
most humbly I submit that we are the biggest क्या लगता है providers. इसका कारण क्या है कि you are the largest number in this private sector? हमारी जो बेड संख्या है, जैसा आपने 1450 सबों को अवगत कराया, अनऑफिशियली लगभग 1750 बेड हैं जी। ऑफिशियली हम लोग 1450 क्लेम करते हैं। और जो हमारी डॉक्टर्स की टीम है वो शायद एसएमएस मेडिकल कॉलेज के बाद सबसे बड़ी है राजस्थान में। लगभग 350 डॉक्टर्स एक साथ प्रयत्नरत रहते हैं चिकित्सा सुविधाएं प्रोवाइड करने के लिए। बेसिक खांसी जुकाम के इलाज से लेके लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट सब अस्पताल में किया जा रहा है। हम लोगों ने पहला हार्ट ट्रांसप्लांट किया था राजस्थान में। अच्छा। हम इंडिया के टॉप 5 सेंटर्स में हैं लिवर ट्रांसप्लांट में, ऑलमोस्ट हफ्ते में एक कर रहे हैं। और आर्ग्यूबली आई वुड लाइक टू से वी आर द नंबर 1 हफ्ते में एक लिवर ट्रांसप्लांट एवरेज आप कर रहे हैं? जी जी कर रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत और महत्वपूर्ण जानकारी है। जी जी। और हम लोग डेली लगभग 2 किडनी ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, जो कि इंडिया में प्राइवेट में हाईएस्ट है। तो आपके पास नेफ्रोलॉजिस्ट और ये नेफ्रोसर्जन की पूरी टीम है, यूरोलॉजिस्ट की पूरी टीम है। जी जी। तो ये इस वजह से आपको लगता है कि आप एडवांस। एक सवाल कॉमन है मेरा आपसे और शर्मा साहब दोनों से ही है, बिकॉज आप भी मेडिकल चूंकि आपका मेजर पार्ट है और विकास आपका तो है ही। कोविड चूंकि गया नहीं और उसका खतरा हमें बिल्कुल सामने नजर आ रहा है, ईश्वर करे कि ऐसा ना हो, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो क्या लगता है आप लोग तैयार हैं बिल्कुल इस चीज के लिए और रोकथाम के लिए? दोनों से ही मेरा ये सवाल है। जी हाँ, हम बिल्कुल इसके लिए तैयार हैं। और अगर कोविड की 4th वेव आती है तो दोनों ही चीज़ें हैं, एक तो उसका मेडिकल हेल्थ केयर और उसके साथ ही प्रिवेंटिव, उस दोनों के लिए। और आजकल जो नेज़ल ड्रॉप्स के साथ जो वैक्सीन आया है उसका भी हम लोग वी आर इक्विप्ड की उसमें भी इम्यूनिटी डेवलप करके। और मुझे लगता है कि हम लोग अपने एरिया में जो नीमच तक है, उदयपुर तक, नीमच तक के पेशेंट्स आते हैं तो उनमें ये इम्यूनिटी बूस्ट करने का काम हम बड़े अच्छे से कर सकते हैं। इसलिए भगवान ने चाहा तो ये 4th वेव हमें नहीं प्रभावित करेगी। कोविड जैसी महामारी ईश्वर करे कभी ना आए और ना ही इसकी कोई वेव्स आए, लेकिन इसमें जो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुई है वो ये हुई है, हमारे पूरे राज्य में, पूरे देश में जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एक्सपोनेंशियली राइज किया है। पहले हम 100 मरीजों, एक बस आ गई अगर एक्सीडेंट की हुई तो उसी में हमारी सुविधाएं चरमरा जाती थी। मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ। अब हम एक साथ 1-1 हज़ार मरीज रोज के कोविड जैसी महामारी में हम लोगों ने ट्रीट किए हुए हैं। तो वो अभी भी उसका बहुत भयावह समय एक देखा था जी। तो मेरा ख्याल से उस समय में सिखाया भी, तो हम लोग तैयार हैं। सारे बेड्स हमारे तैयार हैं, सारे डॉक्टर्स हमारे तैयार हैं, सब बेड्स पे ऑक्सीजन है, हमारे पास पीपी किट्स की सप्लाई है, दवाइयों की सप्लाई है। तो चांसेस कम है आने के। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि हम लोग वेल इम्यूनाइज्ड हो गए हैं क्रॉस इन्फेक्शन की वजह से, वैक्सीन की वजह से। लेकिन अगर इस तरह की कोई सिनेरियो वापस उत्पन्न होता है तो डेफिनेटली वी आर रेडी टू डील विद इट। वेरी गुड। इससे हम थोड़ा सा करना चाहता हूँ जी कि आज यूके एक ऐसा देश है जहाँ फ्री मेडिकल फैसिलिटीज हैं, जी। या राजस्थान चिरंजीवी योजना के कारण ऐसा है। तो मुझे लगता है कोविड को हैंडल करने में जितनी भी तरह की मेडिसिन आम आदमी से लेकर हर व्यक्ति को चाहिए तो वो उसके माध्यम से मतलब जो है बहुत अच्छी हेल्थ केयर प्रोवाइड की जा सकती है। ये बड़ा प्रॉमिसिंग नोट। और बातचीत में हमारे साथ रवि सिंघल हैं, प्रोफेसर शर्मा हैं और विकास स्वर्णकार हैं, तीनों ही हैं। हम पहुंचते हैं रवि तक। रवि, कमोडिटी एक्सचेंज शेयर, मतलब ऑन अ लाइटर नोट मुझे अचानक एक चीज़ याद आ गई तो मैं कहना चाहता हूँ शेयर्स में मैं क्या बहुत सारे लोग ज़्यादा नहीं समझते। इन दिनों तो फिर थोड़ी सी जागरूकता आई है, लोग समझने लगे हैं। और कमोडिटी में तो शायद बहुत ज़्यादा लोग बिल्कुल ही नहीं, कतई नहीं समझते, है ना। जो जीन्स की और वो होती है सारी नहीं समझते। मुझे अचानक लाइटर नोट पे एक बात याद आ गई कि एक व्यक्ति ने कहा कि मेरा एक मकान मालिक था, उसे मैंने राय दी कि शेयर में इन्वेस्ट करे। मैं किराएदार था, वो मकान मालिक था, तो मकान मालिक को कहा मैंने शेयर में इन्वेस्ट करे। तो बोले फिर क्या हुआ? बोले अब दोनों ही किराएदार हैं। तो आम आदमी जो है वो समझता भी ज्यादा नहीं है, थोड़ा भयभीत भी रहता है, उसे पता नहीं क्या होगा। और भयभीत से ज्यादा कुछ लोग समझते हैं वहां जाते ही बहुत कमा लिया जाएगा, बहुत धनी हो जाएगा। क्या ऐसा आप इस मिथ को खत्म करने के लिए, तोड़ने के लिए क्या कहेंगे लोगों को कि ये किस तरह का मार्केट है और क्या करना चाहिए इसमें? बिल्कुल सर, इसमें जो ओवर एक्सपेक्टेशंस हैं लोगों की कि बहुत ज्यादा पैसा कमा लेंगे हम लोग, वो भी गलत है। जो ओवर एक्सपेक्टेशंस, हाँ, वो भी गलत है। और ओवर फियर जो है कि अगर इसमें एंट्री कर गए तो भी मेरा सारा पैसा खत्म हो जाएगा, दोनों ही गलत हैं। इस बाजार को आप किस तरह से देख सकते हैं कि जो आप जब बैंक की एफडी कराते हैं तो वहाँ पर आपको 7 से 8% रिटर्न मिलते हैं, लेकिन आप करवा के भूल जाते हैं 5 सालों के लिए। इसी तरह से मैं कहूँगा कि आप जब शेयरों में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप कम से कम माइंडसेट रखिए कि 5 साल से पहले मुझे अपना पोर्टफोलियो नहीं उठा के देखना।
इसमें भी एक नियम है कि आप लेने से पहले अच्छे से कंपनी को देख लीजिए, लेकिन एक बार आपने कंपनी को ले लिया उसको फिर आप होल्ड करके रखिए। जो आपने बोला कि लोग इसमें पूरा पैसा ख़त्म कर देते हैं, ये बिल्कुल ठीक बात है। 98% जो ट्रेडर्स हैं वो इसमें पैसा लूज करते हैं। उसका कारण क्या है कि वो लोग इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं, और वो भी कैसे कर रहे हैं कि वो लोग बाजार में पैसा लेके आ जाते हैं और ट्रेडिंग करनी स्टार्ट कर देते हैं, सीखते नहीं है कुछ भी, उधार लेके आ जाते हैं और सीधा शुरू कर देते हैं। लेवरेजिंग बोलते हैं, लेवरेज भी कर रहे हैं अपने आप को, जितना पैसा नहीं है वो लगा रहे हैं। इसमें मैं ऐसा एग्जांपल देता हूँ कि अगर मान लीजिए आपको स्विमिंग करनी नहीं आती और सीधा पानी में कूद जाएंगे, तो ऑब्वियसली बात है कि अगर पानी गहरा है तो वहाँ पर आपके डूबने के चांस हैं। तो भाई शेयर बिजनेस के लिए कोई कोचिंग क्लासेस होती है जिसमें सीखा जा सके? हाँ बिल्कुल, इसमें कई सारे नेशनल इंस्टीट्यूट हैं, जैसे एक NISM इंस्टीट्यूट है, NSE ने अपना एक NSE एकेडमी करके बना रखा है। अच्छा, और ये मेरे लिए भी जानकारी, वहाँ सीखा जा सकता है? बिल्कुल, वहाँ पर कोर्सेज होते हैं, हर टाइप के कोर्स हैं। 2 साल के कोर्स भी हैं, 2 महीने के कोर्स भी हैं, और 2 दिन के कोर्सेज भी हैं। मेरा ऐसा मानना है कि जो भी आदमी इसमें शेयर मार्केट में आ रहा है उसको वो कोर्स करके फिर आना चाहिए, या फिर आप ऐसे पर्सन की बात माने जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं। कोई भी अगर ऐसा कोई आपको मैसेज आया है कि आप इस शेयर में ट्रेड कर लीजिए, या कोई भी बाजार में चल के आपके पास आ जाए कि शेयर में ट्रेड की, तो उस पर आपको विश्वास नहीं करना। एक ऐसा ऑथेंटिक पर्सन जो जिस पे आप 100% ट्रस्ट करते हैं, या तो उसके पास, या फिर जो सेबी के रजिस्टर्ड जो रिसर्च एनालिस्ट हैं जिनको सेबी ने ऑथराइज किया है कि वो लोगों को गाइड कर सकते हैं। तो अभी एक सेकंड के लिए कल्पना में मान लेता हूं कि मैं आप पे विश्वास करता हूं 100% GSL पे, मतलब गंगानगर GCL पे, गंगानगर कमोडिटी लिमिटेड पे, तो आप बता सकते हैं कि ग्राहक को आपसे जुड़ के क्या फायदा होगा? हाँ जी, ग्राहक को सर, हम वैसे तो मैं कहूँगा कि जितने भी अभी चाहे नेशनल ब्रोकर हैं चाहे वो लोकल ब्रोकर हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिट सेबी ने छोड़ा नहीं है। कारण क्या है कि सेबी हम लोगों को गवर्न करती है, और जितने भी बेनिफिट्स थे वो करीब करीब आज की डेट में उन्होंने ख़त्म कर दिए हैं। फिर भी जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो यही है कि जैसे आपने पिछला प्रश्न किया कि ये जो मन के अंदर डर है कि मेरा सारा पैसा लूज ना हो जाए, वो डर हम सबसे पहले ख़त्म करते हैं कि हम आपको ये बोलते हैं कि आप हमारे पास आए हैं तो अब हम आपको पैसों की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम आपका थोड़ा पैसा लगवाएंगे। जैसे आप 1 लाख रुपए लेकर आते हैं तो मैं आपको बोलूँगा कि नहीं, आप स्टार्टिंग में 10,000 रुपये से स्टार्ट कीजिए, और थोड़ा थोड़ा पहले आप खुद ऑब्जर्व कीजिए, इस बाज़ार को सीखिए। जैसे हम लोग वीकली बेसिस पे ट्रेनिंग भी लेते हैं, तो ट्रेनिंग में हम आपको सिखाकर फिर आपका पैसा लगवाते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस खुद से आता है कि हाँ अब मेरा पैसा देखिए इस तरह से ग्रो कर रहा है, तो मैं इसमें थोड़ा सा रिस्क बढ़ाता भी हूँ, तो मेरा पैसा कहीं नहीं जा रहा। तो इस कॉन्फिडेंस के साथ में हम कस्टमर के साथ में डील। रवि, अगर आप बुरा न माने, मैं आपकी उम्र पूछ सकता हूँ? उम्र मेरी 36 ईयर है सर। यानी आप बहुत यंग हैं, युवा हैं, और आपने बहुत कम उम्र में शुरू कर दिया। किसे इस अपनी प्रेरणा मानते हैं आप? मैं, मेरे जो अंकल हैं मिस्टर रतन चंद्र बगड़िया जी हैं, उनको हमेशा से अपनी प्रेरणा मानता हूँ। उन्होंने भी, उनके जो बिजनेस एथिक्स हैं, बिजनेस सर कोई भी कर लेता है, और भी ब्रोकर कर रहे हैं, और हर इंडस्ट्री के अंदर लोग बिजनेस कर रहे हैं, यंग लोग भी कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से मैं अपने अंकल को देखता हूँ वो इतने एथिक्स इतने हाई रखते हैं, जो कि कोई भी इंडस्ट्री हो उसमें बहुत ज़रूरी है। बिना एथिक्स के साथ में आप जब भी बिजनेस करते हैं वो बहुत लंबा टिकता नहीं है। ये बड़ा महत्वपूर्ण आपने बात की कि एथिक्स होने चाहिए। हाँ जी सर, बिजनेस में। तो आपका क्या विजन है आगे, आप क्या करना चाहते हैं? क्या हम लोगों का सर यही है कि हम क्लाइंट का ट्रस्ट विन करें। अल्टीमेट विजन जो GCL का है वो यही है कि जब हमारे पास कोई 10,000 रुपये लेकर आए चाहे 10 करोड़ रुपए लेकर आए, उसका एक ये ट्रस्ट हो कि हाँ अब मेरा पैसा बिल्कुल सेफ जगह पर है। इस विजन के साथ में जितने भी हमारे एक्शन है हम उनको दिखाते हैं कि जैसे क्लाइंट का अगर 1 रुपये भी कहीं लूज हो रहा है तो हम इमीडिएटली एक्शन लेते हैं कि अगर हमारी वजह से कोई पैसा लूज हो रहा है या हमारे किसी एक्शन की वजह से हुआ है तो हम इमीडिएटली उसको करेक्ट करते हैं और क्लाइंट को कंपनसेट करते हैं। तो ओवर द टाइम देखिए, ये मैं अगर स्टेज से बोलूँगा कि हम पे ट्रस्ट कीजिए तो शायद यहाँ बैठे लोगों में से 10% लोग भी नहीं करेंगे, लेकिन ओवर द टाइम जब आप किसी फ्रेंड से या किसी थर्ड पर्सन से सुनेंगे कि हाँ मैंने GCL में पैसा लगाया था और बहुत अच्छी सर्विसेज थी और मेरा पैसा ओवर द टाइम ग्रो हुआ है, तब जाके आप वो चीज़ एक्सेप्ट करेंगे। आपका एक विजन है कि आपको लोगों में अपना ट्रस्ट बिल्ड करना है। एग्जैक्टली। मैं आप तक आऊँगा। इस बीच में शर्मा साहब से बात करना चाहूँगा, पैसिफिक यूनिवर्सिटी से। एक अचानक मेरे दिमाग में ख्याल आया, जिस वक्त मैं स्टूडेंट था, और बहुत कम लोगों को शायद जानकारी होगी कि मैं मुंबई में हूँ, अभिनेता हूँ, कवि हूँ, लेकिन मैं पढ़ा राजस्थान में हूँ। और राजस्थान में पढ़ा हूँ क्योंकि मेरी जड़ें यहाँ हैं। मैं मूलतः जो है मेरी जड़ें राजस्थान की हैं। और उस ज़माने में आप यकीन मानिए, मेरे ख्याल से मैं हमारा बैच एक अकेला स्टूडेंट होगा जिसको एक ही कॉलेज में 3 अलग अलग यूनिवर्सिटी से मार्कशीट मिली। मेरे पास यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की मार्कशीट है फर्स्ट ईयर की, सेकेंड ईयर में यूनिवर्सिटी ऑफ अजमेर जो हुई उसकी मार्कशीट है, और अंततः मुझे डिग्री मिली सुखाड़े यूनिवर्सिटी उदयपुर से।
तो एक ही बार, मतलब एक ही बैच बीएससी, उसके बाद लॉ, लेकिन वो मिला मुझे 3 अलग अलग जगह से और डिग्री मिली सिखवाड़ यूनिवर्सिटी कॉलेज, क्योंकि वो एफिलिएशन चेंज होता रहा। और उस जमाने में प्राइवेट यूनिवर्सिटी तो होती नहीं थी। जो ऑटोनॉमी है एजुकेशन की और यूनिवर्सिटी की, ये बाद में आई। आपको क्या लगता है ये जो ऑटोनोमस बॉडीज इन एजुकेशन, ये जो स्वायत्ता है, ये कितनी महत्वपूर्ण है शिक्षा के लिए? देखिए, आज एक्सप्लोजन ऑफ नॉलेज हो रहा है हर फील्ड में इतना। जैसे आज हम इंजीनियरिंग में पढ़ाते हैं 6, 8, 10 साइलो स्टाइल ऑफ ब्रांचेस। अब इलेक्ट्रॉनिक्स में न्यूरल इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि ब्रेन के न्यूरॉन्स में जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट होते हैं, उनके लिए न्यूरल, तो इसलिए आज जो इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्चेज और इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज़ के लिए ऑटोनॉमी बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हर यूनिवर्सिटी, और आजकल तो और नई एजुकेशन पॉलिसी में ऑटोनोमस कॉलेजेस की बात हुई है, तो इस तरह के इनोवेटिव प्रोग्राम्स हर जगह शुरू किए जा सके। मेरा सवाल ये है कि ऑटोनोमस बॉडी है, हाउ वुड बी अ बेटर देन अ रेगुलेटेड बॉडी बाय द गवर्नमेंट? नहीं, रेगुलेशन इज नेसेसरी, बट रेगुलेटर्स को मुझे लगता है दे शुड एक्ट एज फैसिलिटेटर। और फैसिलिटेटर में यह है कि हमारे देश में आज की तारीख में करीब 1000 यूनिवर्सिटीज़ है, 43,000 कॉलेजेस है। अगर उनको एक रेगुलेटर और गवर्न करे तो मुझे लगता है कि जो आज के समय में इनोवेटिवनेस होनी चाहिए वो नहीं हो सकती। एक लेमैन जैसा सवाल, 1000 यूनिवर्सिटीज आपने कहा, तो उसमें डीम्ड कौन सी हैं और बाकी किस तरह की हैं? उसमें 3 तरह की हैं, 4 तरह की। एक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जो सेंट्रल पार्लियामेंट के एक्ट से आई है। स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं जो गवर्नमेंट फंडेड है, वो स्टेट यूनिवर्सिटीज स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के एक्ट से आई है। तीसरी सेल्फ फाइनेंस स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं जो किसी स्पॉन्सरिंग बॉडी ने वो स्पॉन्सर किए, जिनको आजकल हम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज कहते हैं। 250-300 वे हैं। राजस्थान में हाईएस्ट नंबर ऑफ सेल्फ फाइनेंस यूनिवर्सिटीज हैं, और जिनके पास कोई एड नहीं है गवर्नमेंट की कोई जीरो एड जी। और एक डीम्ड यूनिवर्सिटीज वो होती हैं जिनको कि यूजीसी के एक्ट के सेक्शन 4 में वो यूनिवर्सिटी के समकक्ष मान्यता दे देते हैं, तो वो भी डिग्री देने के लिए सक्षम होती है, लेकिन उनको अपने नाम के आगे डीम्ड यूनिवर्सिटी लिखना होता है। तो ये 4 तरह की। तो ये अलग क्यों, अगर वो उनको यूनिवर्सिटी क्यों नहीं कहा जाता? चूंकि उनको मतलब क्रिएशन ऑफ ए यूनिवर्सिटी इज द प्रीरोगेटिव ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, और इसलिए जब तक पार्लियामेंट या विधानसभा के एक्ट से कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनती है और यूजीसी उसको मान्यता दे रही है, इसलिए उसको विश्वविद्यालय के समकक्ष कहा जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बड़ी चर्चा होती है और बड़ी महत्वपूर्ण भी है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? मुझे लगता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कई सारे, जैसे आपने कहा कि आपको 3 यूनिवर्सिटीज की डिग्री मिली, तो आजकल एक एग्जिट और एंट्री, मल्टीपल एग्जिट मल्टीपल एंट्री, एक मार्कशीट 3 यूनिवर्सिटी की मिली, तो इसमें भी उसको ये फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी जी। दूसरा, इस नई शिक्षा नीति में इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज के लिए, जैसे अगर हम देखें तो कोई व्यक्ति 2 फील्ड में पीएचडी करना चाहता है तो उसको 2 कोर्स वर्क करने की भी फैसिलिटी है। तो हायर एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां स्कूल एजुकेशन में अगर हम देखें तो आज के समय में स्कूल एजुकेशन में जो नंबर ऑफ मल्टीपल एग्जाम्स बोर्ड, तो अब व्यक्ति को एक तरह से लर्निंग के लिए इम्पेटस मिले, इसलिए और जो प्री प्राइमरी स्टडीज़ स्कूलिंग जो इसमें कही है, तो नर्सरी लेवल पे भी जो सारे बच्चों का डेवलपमेंट होगा, तो ये कहा जा सकता है कि ये एक प्रकार से आमूल परिवर्तन शिक्षा की महत्वाकांक्षाओं में कर सकेगा। और आपका ये जो उड़ान कार्यक्रम है, मुझे लगता है कि सपनों की उड़ान ही नहीं, सपनों को साकार करने की उड़ान जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति दे पाएगी। क्या बात। शर्मा साहब, एक ये चीज़ के आप एज अ यूनिवर्सिटी ओनर में सही शब्द है या नहीं मुझे नहीं मालूम, कहना चाहिए या नहीं कहना, लेकिन कह सकते हैं वी आर पैट्रन ऑफ द होल्डर ऑफ यूनिवर्सिटी और द प्रमोटर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी। क्या चैलेंज आपको सबसे बड़ा लगता है? मुझे लगता है 4 तरह के चैलेंज है। एक तो है क्वालिटी एंड इनोवेटिवनेस जी। आज बहुत छोटा सा एग्जांपल लूं, सिंगापुर से हम 5200 गुने बड़े हैं, लेकिन सिंगापुर का हाई टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट्स हमारी तुलना में 7.5 गुने ज़्यादा हैं। एक तो सबसे पहला क्वालिटी और इनोवेटिवनेस, और उस पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे मैं कहूँ कि सिंघुआ यूनिवर्सिटी का किसी ने नाम नहीं सुना होगा, चाइना की, लेकिन उसने साइटेशन फ्रीक्वेंसी में हार्वर्ड को भी पीछे छोड़ दिया जी। तो दूसरा सबसे बड़ा यह क्वालिटी रिसर्च, उसका एक प्रकार से साइटेशन फ्रीक्वेंसी भी हो और वर्ल्ड ओवर उसको रिकॉग्निशन मिले। दूसरा मुझे लगता है कि हमारे जो नेशनल इथोस हैं, हमारी जो नेशनल हिस्ट्री है, हमारा जो एंशिएंट हेरिटेज है, हमारी जो एंशिएंट विजडम है, उस सबको भी अपना एजुकेशन में ठीक से स्थापित करने की आवश्यकता है। ये बहुत बढ़िया पॉइंट आपने कहा। जो हमारी प्राचीन सभ्यता, परंपराएं, जो संस्कृति है, उसको हमारी शिक्षा में होना चाहिए।
निश्चित तौर पे जो आपने कहा बिल्कुल ठीक है। और एक चीज में इससे पहले कि मैं विकास तक पहुंचूं, एक छोटा सा आपको लूंगा। हमारी एंशिएंट विजडम, हमारे प्राचीन संस्कृत वांग्मय में कोई भी शब्द ऐसा नहीं है जिसमें अक्षरों को बहुत इंटेलिजेंटली नहीं जोड़ा हो। जैसे उदाहरण के लिए 2012 की क्लाइमेट चेंज की कॉन्फ्रेंस में यह कहा गया कि अर्थ पे जो रेन्स होती हैं उसमें 40% रेन प्रेसिपिटेटिंग ह्यूमिडिटी वन कंट्रीब्यूट करते हैं, फॉरेस्ट कंट्रीब्यूट करते हैं। वन शब्द यास्क ने 4000 साल पहले निरुक्त बना, उसमें कहा वन्यते याचते वृष्टि प्रदायते इति वनः, प्रकृति से वृष्टि की मांग करने वाले को वन कहते हैं। मुझे नेशनल हमारी एंशिएंट विजडम से मतलब उसमें जो गूढ़ रहस्य छुपे हुए उनको सामने लाकर रखने की आवश्यकता। निश्चित तौर पे उनके पास कोई डिग्रीज नहीं थी, उनके पास कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, लेकिन उनके पास इस जग की, पर्यावरण की, विज्ञान की, धरती की तमाम जानकारियां थी जिनसे हम यहां तक पहुंचे और आगे बढ़े। मैं आप तक आऊंगा विकास, आपको क्या लगता है कि आप भविष्य में इन आने वाले 5 सालों में राष्ट्र को और मतलब जो आप कर रहे हैं वो तो निश्चित तौर पे बड़ा प्रशंसनीय है ही कि आप इतने सारे पेशेंट्स को कैटर कर रहे हैं, आप हर हफ्ते हर रोज आप ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, हर हफ्ते 2 कर रहे हैं, लिवर ट्रांसप्लांट हर हफ्ते कर रहे हैं, और क्या सोचते हैं कि ऐसा 5 साल में आप क्या करेंगे या 10 साल में जो भी आपने अपना टारगेट तय कर रखा हो जो राष्ट्र को और मजबूती दे, राज्य को और मजबूती दे, लोगों को और मजबूती दे और उन्हें उनका लाभ हो। ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। जो हम लोग जिस स्टेज पर अब हैं मेडिकल फैसिलिटीज़ में, वो लगभग हम काफ़ी एडवांस स्टेज पे आ गए हैं, और जो देश के और बड़े अस्पताल हैं वो भी ये सब सुविधाएं दे रहे हैं। तो अब जो नेक्स्ट स्टेप है जाने का वो है रिसर्च एंड इनोवेशन, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी विजन है, टू डेवलप एंड प्रमोट रिसर्च एंड इनोवेशन इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। निश्चित तौर पर इसी से आप आगे जान पाएंगे कि आपको कौन कौन सी चिकित्सा पद्धतियां और इवॉल्व करनी है, कौन कौन सी कारगर हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ऑन्कोलॉजी है, तो कैंसर, आम आदमी को बता दो, ऑन्कोलॉजी जो कैंसर से रिलेटेड, कैंसर उपचार पद्धति जो होती है मेडिकल ऑन्कोलॉजी, तो उसमें कौन सी दवाई किस कैंसर में काम करेगी, कितनी डोज में काम करेगी, किस पेशेंट को उस दवाई का साइड इफेक्ट होगा, किस पेशेंट को उसका साइड इफेक्ट नहीं होगा, ये सब जेनेटिक लेवल पे डिसाइड किया जाता है। और ये नेक्स्ट आने, इसमें काफ़ी कुछ थेरेपीज आ चुकी हैं, काफ़ी कुछ आने वाली हैं। तो इस तरह की जो रिसर्च है जो डायरेक्ट पेशेंट को बेनिफिट पहुंचाएगी, वो मेरा ये मानना है कि नेक्स्ट स्टेप इन रिसर्च एंड इनोवेशन होगा। और इसमें हो सकता है ये चीज़ 5 साल में कारगर हो सकता है 15 साल लग जाए। तो रिसर्च की शुरुआत सब जानते हैं, बट अंत तक पहुंचना सबों का जो है वो एक उसकी चरम सीमा होती है वहां तक पहुंचना। Because you have a long way to go, you are quite young. Long way to go and you don't know the way. You don't know the way, but that is called research. You just have to walk. That is called the research. Yes. जब आपको रास्ता पता नहीं होता और आप नए रास्तों को तलाश करते हैं, वही अनुसंधान है, और वो अनुसंधान आप करेंगे, इसमें निश्चित तौर पे सक्सेसफुल होंगे। हम लोग अब रिसर्च पे फोकस कर रहे हैं, इससे हमारे संस्थान को भी फायदा होगा, हमारे प्रदेश को भी फायदा होगा, निश्चित तौर पे हमारे राष्ट्र को भी फायदा होगा। आप तीनों ही जितनी अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं उतनी अच्छी हिंदी भी बोलते हैं, ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है, और ये बड़ा होना भी चाहिए कि आप अपने पेशेंट से भी बहुत अच्छा इस तरह से डील कर लेते होंगे, और मैं समझता हूँ स्थानीय भाषा भी बोलते ही होंगे। विकास, आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहते हैं? सफलता का श्रेय 3 लोगों को मैं देना चाहूँगा। सबसे पहले जो हमारे पूर्वज हैं, जिनके आशीर्वाद से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। मेरे ग्रैंडफादर ने, मेरे परदादा जी ने अपने जीवन में क्या स्ट्रगल किए होंगे अपने परिवार को बचाने के लिए, हम लोगों का सर्वाइवल इंश्योर करने के लिए, वो हम जानते भी नहीं हैं। हम में से कोई नहीं जानता कि हमारे पूर्वज किस किस विपदाओं से आगे आके हमको यहाँ तक पहुँचाया कि हम इस स्टेज पर आ पाएँ। तो पहले जो आभार के, धन्यवाद के पात्र हैं वो हमारे एंसेस्टर्स हैं। एंड सेकेंड इज़ डेफिनेटली गॉड, द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी। बिना उसके आप कुछ नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग आपसे ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, आपसे ज़्यादा क्षमतावान होते हैं, आपसे ज़्यादा रिसोर्सफुल होते हैं, फिर भी ईश्वर ने आपको क्यों चुना वहाँ तक पहुँचने? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो यू शुड बी ग्रेटफुल टू गॉड। आप उसको लक कह लीजिए अगर आप ईश्वर को कम मानते हैं, तो मैं मानता हूँ तो मैं उसको आई वुड से द ग्रेस ऑफ गॉड। एंड थर्ड इज़ डेफिनेटली द पब्लिक, जो आपको अपनी सराखों पे बिठा के रखती है, आप पे विश्वास करती है, आपकी सर्विसेज पे। उनके पास बहुत ऑप्शंस हैं जाने के लिए। आप जैसे 15 लोग काम कर रहे हैं, मेरे जैसे 15 अस्पताल चल रहे हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं, बट वो अपना भरोसा मेरे अस्पताल में जताते हैं। तो तीसरा आभार मैं जनता का, पब्लिक का, इनका करना चाहूँगा। क्या बात है विकास, बहुत बढ़िया। एक छोटा सा सवाल जो आपके क्षेत्र का जरूर है, लेकिन आपसे डायरेक्टली शायद रिलेटेड ना हो, क्षेत्र से भी नहीं हो। इस चीज को मैं कई बार देखता हूँ हमारे समाज में, हमारे देश में, और मुझे लगता है कि इस पे लोग बात नहीं करते हैं जो की जानी चाहिए। जो हमारे यहाँ सेल्फ मेडिकेशन की जो परंपरा है,
जो आदमी घर में ही तय कर लेता है कि मुझे ये हुआ है तो मुझे ये गोली खानी है, मुझे ये हुआ तो ये अपने आप ही तय कर लेता है कि पिछली बार सर दर्द हुआ था तो मैंने ये खाया था, बुखार हुआ था तो ये खाया था, गला खराब हुआ था तो ये एंटीबायोटिक खाया था, और इस पर बहुत ज़्यादा बात होती नहीं है। ये कितना घातक हो सकता है हमारे लिए? ये आपने बिल्कुल सही बात बोली है। ये इसका जो असली भयावह चेहरा है वो हम लोगों ने कोविड में देखा जी। कोविड में किसी व्यक्ति को कोविड हुआ, माइल्ड मॉडरेट, उसने थेरेपी ली किसी फेमस डॉक्टर से, फिर उसके भाई को हुआ, दोस्त को हुआ, पड़ोसी को हुआ, उसने वही पर्चा अपने पे लागू कर लिया। इसकी वजह से बहुत जो ब्लैक फंगस के पेशेंट्स आए, जो लो ऑक्सीजन सैचुरेशन के पेशेंट्स आए, हर इंडिविजुअल अलग होता है, उसकी मेडिकल थेरेपीज अलग होती है। तो सेल्फ मेडिकेशन बेस्ट अवॉइडेड है। दूसरा, सेल्फ मेडिकेशन हम इसलिए करते हैं कि हमारे यहाँ अलग अलग तरह की पद्धतियाँ चलती हैं जी जी, आयुर्वेद, यूनानी, एलोपैथी, मॉडर्न मेडिसिन। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर हमारे परिवार में किसी को उससे होम्योपैथिक से फ़ायदा हुआ है तो हम होम्योपैथिक ले लेंगे, एलोपैथिक से हुआ है तो वो ले लेंगे। हर स्पेशलिटी के एक्सपर्ट्स समाज में, सोसाइटी में मौजूद हैं, और मेरा आपके चैनल के माध्यम से और आपकी पर्सनैलिटी के माध्यम से लोगों से ये सबसे पहले तो निवेदन है। आपका चैनल का, इसके लिए मैं आपको ठीक कर देता हूँ। मैं खुद आपसे मेरा मतलब है जी न्यूज़ से, और आपकी इतनी रीच है वाइडर ऑडियंस पे, तो जितने लोगों से मैं मिलता हूँ उससे कहीं ज़्यादा लोगों से आप मिलते होंगे, आपकी रीच ज़्यादा है, तो आप ये पहुँचाएं लोगों तक कि सेल्फ मेडिकेशन मैंने इसीलिए सवाल किया भी, और डॉक्टर को दिखाएं, चाहे वो आयुर्वेद हो, होम्योपैथ हो, तो एक चीज और मुझे लगता है कि सेल्फ मेडिकेशन के अलावा हम लोग टेस्ट से कतराते हैं। हम टेस्ट को वेस्टेज ऑफ मनी समझते हैं। अगर कोई डॉक्टर टेस्ट लिख देता है, वी थिंक इट्स अ वेस्टेज ऑफ मनी, विच इज, बट आई थिंक इट्स नीडेड। वेस्टेज ऑफ मनी से ज्यादा लोगों के सबकॉन्शियस में एक डर है कि बाई चांस कुछ निकल आया तो क्या होगा। ये मनोवैज्ञानिक तौर पे आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ज्यादातर पैसा तो हर कोई अपनी हेल्थ पे खर्च करना चाहता है, लेकिन उसको लगता है कि मैंने टेस्ट कराया, ईसीजी कराया, कुछ चेंजेस आ गए तो मेरे को एंजियोप्लास्टी करानी पड़ जाएगी। उसकी जगह इस माइंडसेट को एकदम उल्टा कर दीजिए कि टेस्ट कराता हूं, जो निकलेगा उसका इलाज होगा। एग्जैक्टली। और वो वहीं के वहीं खत्म हो जाएगा। ऑन द लाइटर नोट मुझे याद आ गया, एक व्यक्ति टेस्ट कराने गया, उसमें कुछ नहीं आया, बोले सब पैसे खराब हो गए। He wanted something to happen. अच्छी बात है। तो ये बड़ी अच्छी बात है। मैं शर्मा साहब की तरफ आना चाहता हूँ। प्रोफेसर शर्मा, आप एक यूनिवर्सिटी में इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, इतने सारे कोर्सेज हैं, इतने सारे फील्ड्स हैं, फैकल्टीज हैं, क्या भविष्य देखते हैं आप आगे 5, 7, 10 साल में शिक्षा का, यूनिवर्सिटीज का और राजस्थान में शिक्षा का? मुझे लगता है कोई भी देश और समाज शिक्षा के अनुपात में न उससे अधिक न उससे कम विकसित होता है, और इसलिए शिक्षा तो हमारे विकास का एक आधार कहा जा सकता है। सर, आपने कहा शिक्षा के अनुपात में ही विकसित होता है। वहाँ का ज्ञान, विज्ञान, टेक्नोलॉजी, जरूरी नहीं कि फॉर्मल शिक्षा है, जरूरी नहीं कि फॉर्मल डिग्री हो। शिक्षा वो कहीं से भी, परिवार से भी मिलती है, हमारे परिवेश से भी मिलती है, और उसके साथ हमारी फॉर्मल जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें भी हमको नॉलेज और विजडम जो मिलता है। जैसे हमारे पेरेंट्स थे, उनके पास शायद फॉर्मल डिग्रीज नहीं होगी, लेकिन शिक्षा बहुत थी उनके शिक्षा पास। थी, मतलब शिक्षा घर में जो शिक्षण होता है और वो जो हमारा पारंपरिक शिक्षण होता था वह भी अपने आप में बहुत आवश्यक है। और खास करके जो जीवन मूल्य आज के समय में अगर हम देखें तो इथिक्स एंड वैल्यूज की जो बात की, तो इथिक्स एंड वैल्यूज का जो शिक्षण, दे कैन बी इनग्रेन्ड इन द माइंड, कंडक्ट एंड बिहेवियर ऑफ द पर्सन। किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में ये सारी इथिक्स और वैल्यूज को दृढ़मूल करने के लिए पारिवारिक शिक्षा बहुत आवश्यक होती है। और जहाँ तक आधुनिक टेक्नोलॉजी या ज्ञान, विज्ञान, कला, इस सब के क्षेत्र में वह आज की ये होती है। मैं आज छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। 1820 में वर्ल्ड के रिचेस्ट और पुअरेस्ट कंट्री के बीच में 1:3 का पर कैपिटा इनकम अंतर था। आज 1:400 से ज्यादा का अंतर है, और वो शिक्षा की गुणवत्ता के आधार पर ये कौन देश कितना आगे बढ़ता है। और इसलिए, और खास करके आज के समय में भारत में हम यह मानते हैं कि हमारी जो लगभग जो 1000 विश्वविद्यालय हैं और हमारी जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड IITs और IIMs, वो अपने आप में मैं कहूँ आज हमारे देश में कि 8 लोग ऐसे हैं जो देश से बाहर जाके यहाँ से शिक्षा पाए हुए, उनको नोबेल प्राइज मिला है, चाहे हरगोविंद खुराना हो, चाहे बिल्कुल तो कहने का मतलब यह है कि हमारी शिक्षा की गुणवत्ता पहले भी अच्छी थी, आज भी अच्छी है, और हम अगर विश्व में कहीं भी अपना स्थान बना पाएंगे तो शिक्षा के माध्यम से ही बना बिल्कुल पाएंगे। ठीक कह रहे हैं आपने, बहुत बढ़िया पॉइंट का स्पीच। हमारे राजस्थान सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर प्रताप सिंह खाचरियावास जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं, वो आ चुके हैं, हम उनका स्वागत करते हैं यहाँ पे। आपने बिल्कुल सही कहा कि नोबेल लॉरेट्स जो रहे, जो यहाँ से पढ़ के गए वो नोबेल लॉरेट्स। उसके अलावा आज आप देखें, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे गूगल हो, चाहे ट्विटर हो,
अमेजोन हो, मतलब इस दुनिया की वो चलाने वाली जो आर्थिक वेबसाइट्स हैं या जो सबसे बड़े संस्थान हैं उनको हेड करने वाले, या पेप्सिको हो, इंदिरा नूई से लेकर सुंदर पिचाई तक, सारे तमाम लोग जो हैं वो हिंदुस्तानी मूल के और हैं। और सबसे बड़ा उदाहरण तो हिंदुस्तानी मूल में शिक्षा किस तरह से हमारे भीतर शिराओं में बहती है कि जिस देश ने हम पे 200 वर्ष तक शासन किया, उस देश का शासन करने वाले आज ऋषि सुनक वो खुद एक हिंदुस्तानी है। तो ये जो हमारे भीतर है वो अद्भुत है, ये हमारे वातावरण और पारिवारिक शिक्षा से ही आता है। मैं पहुंचता हूं ऋषि तक एक जोड़ दूं कि उस देश को हमने पीछे छोड़ के इस साल हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई, इंग्लैंड को 6ठे नंबर पे हमने ढकेल दिया। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। और हम, मुझे लगता है जिस तरह से गति चलती रही तो हम बहुत जल्दी वहां पहुंच जाएंगे कि फिर ये शायद स्वप्न हो सकता है, लेकिन स्वप्न ही तो पूरे होते हैं। आज भले ही $1 के आगे 82 रुपए लगते हो, वो दिन दूर नहीं जब $1 के आगे $82 हो। हम ऐसा कर तो सकते हैं, दिखा तो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो हम पहुंचते हैं रवि की ओर। रवि, डॉलर्स की बात आई तो कमोडिटी की बात तो आना जरूरी है ही, रुपए की बात आना जरूरी। आप कुल जमा 36 साल के हैं और आप गंगानगर जैसे क्षेत्र से आते हैं, और कैसे सोचा आपने कि मुझे कमोडिटी के क्षेत्र में ही काम करना है, विच वॉज नॉट वेरी यूजुअल मार्केट। ऐसा बिजनेस नहीं जो हर आदमी कर ले, ये एक ऐसा बिजनेस थोड़ा अलग है, मतलब हर आदमी नहीं करता, इट्स नॉट वेरी कॉमन, इट्स क्वाइट अनकॉमन। सो हाउ डिड यू थिंक ऑफ इट, कैसे सोचा आपने? सर, हमारे जो फैमिली बैकग्राउंड है वो करीब करीब इसी बैकग्राउंड से है, कमोडिटी बैकग्राउंड से। ये करीब 30 सालों से हम लोग जो आड़त का, हम लोग यहाँ बोलते हैं आड़त का बिजनेस से ही शुरुआत की थी। ये भी एक तरह की आड़त ही है, लेकिन टेक्नोलॉजिकली है। हाँ, शुरुआत हमारी आड़त वाले काम से थी, तो ये आड़त का ही बेसिकली फ्यूचर था जो एनसीडेक्स था, तो वहाँ से शुरुआत की थी। लेकिन ओवर द टाइम हम लोगों ने अपने आप को चेंज किया। जैसे आपने भी बोला कि कमोडिटी मार्केट जो है वो बहुत छोटा है, बहुत थोड़े लोग जो इसमें, जैसे यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं शायद उसमें 1 या 2 लोग ऐसे होंगे जो कमोडिटी में काम करते होंगे। तो हम लोगों ने ओवर द टाइम इस चीज़ को समझा, और जो बाकी एक्सचेंजेस हैं जैसे शेयर मार्केट है, मैं मान के चल रहा हूँ यहाँ जितने लोग बैठे कम से कम आधे लोग शेयर मार्केट में जरूर कुछ ना कुछ पैसा लगा के बैठे होंगे। तो शेयर मार्केट हम लोग लेकर आए, और जैसे स्टार्टिंग में हम लोगों ने सिर्फ किसानों से और जो व्यापारी वर्ग है उनसे ही जुड़े थे, और HNI कस्टमर के साथ में हम लोग काम कर रहे थे। बाद में हमें लगा नहीं, हम इस चीज़ को एक आम आदमी तक लेके जाएंगे, और रिटेल कस्टमर से जुड़ने का हमारा एक थॉट थी कि रिटेल कस्टमर के साथ जुड़ेंगे। तो उसी के लिए जैसे हमने जयपुर में यहाँ पर हेड ऑफिस फॉर्म किया, और जो दिल्ली, बॉम्बे और गुजरात, यहाँ पर हरियाणा, सब जगह हमने अपनी ब्रांचेस फॉर्म की। तो आज की डेट में हमारा यही विज़न है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों को जुड़ें, और जो इंडस्ट्री के अंदर ट्रस्ट खत्म हो रहा है कि जैसे ब्रोकर का लेकर एक सेंटिमेंट्स ऐसे रहते हैं कि कहीं हमारे पैसे ख़त्म ना कर दें, उस चीज़ को लेकर ही हमें वहीं से सबसे ज़्यादा पेस मिला कि इस चीज़ को ही हमें कैटर करना है, इस मिथ को ख़त्म करना है। यही चीज़ हमें लेकर आनी है कि ब्रोकर आपके दुश्मन नहीं है। ब्रोकर ऐसा नहीं कि आप पैसा डालेंगे तो पैसा ख़त्म कर देंगे। पैसा बढ़ाने के लिए हम लोगों को सेबी ने अपॉइंट किया है, या एक्सचेंजेस ने हमें इसलिए रखा है कि हम लोगों तक जुड़े और उनका पैसा बढ़ाएं। तो वो एक ट्रस्ट फैक्टर हमें फिर से लेकर आना है। तो इसी विश्वास के साथ में कि हम अगर निरंतर इस डायरेक्शन में काम करते रहेंगे तो ये विश्वास फिर से आएगा। और यही चीज़ है जो हमें मोटिवेट करती है कि हाँ, हम आज जैसे हमारे पास 1 करोड़ से लेकर 20-25 करोड़ तक का लोगों का फंड हम लोग मैनेज कर रहे हैं। तो एक वो ट्रस्ट हमने ओवर द टाइम बिल्ड किया भी है, इससे बहुत आगे हमें जाना है। और हम चाहेंगे कि राजस्थान, सिर्फ राजस्थान के नहीं, गुजरात के और जो दिल्ली के जो बड़े बड़े जो कस्टमर हैं जो कि अभी सिर्फ नेशनल ब्रोकर पे ट्रस्ट करते हैं, वो भी हम पे ट्रस्ट करें। आपके कहने का मतलब, मैं मुंबई से आया हूँ, मुंबई में रहता हूँ, तो मैं आप पे भरोसा करके करना भी चाहिए क्योंकि आप सफल हैं और अच्छा करें, तो मुंबई में बैठ के आपके साथ काम कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, अभी टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ हो गई जिसने गैप छोड़ा ही नहीं है। मैं हॉस्पिटल लाइन की बात करूँ तो आपको वहाँ पर जाके ट्रीटमेंट लेना है, लेकिन बाकी क्षेत्र की मैं बात करूँ तो अब टेक्नोलॉजी ने जो डिस्टेंस वाली जो चीज़ें थी वो ख़त्म कर दी हैं। आजकल मोबाइल ऐप है, आप मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए, अपना अकाउंट खुलवाइए और इमीडिएटली ट्रेडिंग स्टार्ट कीजिए। तो जी आपका GCL का मोबाइल ऐप वगैरह एग्जैक्टली, हाँ जी, GCL का हमारे अकाउंट ओपनिंग का भी ऐप है जिससे इमीडिएटली आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। प्लस उसके बाद ट्रेडिंग करने के लिए भी ऐप है जिसको इमीडिएटली आप डाउनलोड करके और इंस्टेंटली आप अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ऑन लाइट नोट, किसी के पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसा नहीं होता, आप लोन भी दे देते हैं? जी नहीं, वो सेबी की एक ऐसी गाइडलाइन है कि सेबी ने कैपिटल मार्केट के अंदर डिफाइन कर रखा है कि कौन सी एंटिटी क्या काम करेगी, और वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड है। हमें NBFC के थ्रू भी फंडिंग करना अलाउ नहीं है, इतनी रिस्ट्रिक्टेड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। हाँ जी, उनको वो बनाकर भी फंडिंग करना हम लोगों को अलाउ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद रवि, प्रोफेसर शर्मा और विकास, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बात करके बहुत मजा आया। आखिरी 10 सेकंड में एक सवाल आपसे कॉमन तीनों से करना चाहूंगा। आप अगर सफलता के सूत्र देना चाहें लोगों को तो आप क्या देंगे? सफलता के सूत्र पे देखें।
सर मैं शुरुआत करूंगा। बिजनेस के अंदर कोई भी बिजनेस कीजिए, सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप प्रॉफिट मत देखिए कि मैं प्रॉफिट बिजनेस से कैसे निकालूं। आपको देखना ये चाहिए कि मेरा कस्टमर को मैं बेनिफिट क्या दे सकता हूं और मैं वहां से प्रॉफिट निकाल रहा हूं, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे जीसीएल के अंदर जो हमारे क्लाइंट कमा रहे हैं, हम उसमें से अपनी कमाई देखते हैं, ना कि हम कमा ले और क्लाइंट लूज कर दे। बहुत अच्छा रवि, मतलब सेल्फलेसनेस सफलता का एक सूत्र है, स्वयं को पीछे रखें। प्रोफेसर शर्मा, शिक्षा के क्षेत्र में हम एक काम में लगे हुए हैं कि विद्यार्थियों में उद्यमिता उत्पन्न करना। जी, अभी CII की एक स्टडी आई है कि भारत के पास 90 करोड़ लोग वर्किंग एज पॉपुलेशन में है। ये 2030 तक 100 करोड़ हो जाएंगे। वर्ल्ड का ये वर्किंग एज पॉपुलेशन 24.3% होगा। उनका कहना है कि अगर हर हाथ को काम मिल जाए तो इंडिया $40 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगा। आज अमेरिका $20 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, वर्ल्ड GDP $100 ट्रिलियन है। तो भारत को वह $40 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए मुझे लगता है कि हर युवा को अपना स्वरोजगार या अपनी उद्यमिता के लिए प्रेरित करना आज के समय में आवश्यक है। और दूसरा, हेल्थ केयर के लिए जो आपसे पूछा, मुझे लगता है कि अब जो है जीनोमिक्स और जेनेटिक इंजीनियरिंग में हमको रिसर्च करने की आवश्यकता है, जिससे कि गर्भ की अवस्था में ही उसकी डेफिशिएंसीज और डिजीजेस की उनको आइडेंटिफाई किया जाए। और आजकल जीन एडिटिंग से हो सकता है धीरे धीरे दवाइयों का उपयोग कम हो जाए, जीन एडिटिंग से बहुत सारी बीमारियों के इलाज हो जाए। तो मुझे लगता है कि हमको नेक्स्ट जनरेशन ऑफ जो रिसर्च है उसे आगे बढ़ाना चाहिए। विकास वर्णकर, आप क्या कहना चाहेंगे? सफलता के जो सूत्र हैं जो हमको एज मेडिकल प्रोफेशनल्स, एज डॉक्टर सिखाए जाते हैं, वो 3 हैं, ABC। A इज अवेलेबल। आप अपने बिजनेस के लिए, अपने प्रोफेशन के लिए अवेलेबल रहें। हर व्यक्ति 24 घंटे लेके पैदा हुआ है, चाहे वो ऑटो वाले हैं, रिक्शे वाले हैं, चाहे अंबानी हैं, चाहे कोई भी हैं। इसमें भगवान ने हर किसी को बराबर समय दिया है। बी अवेलेबल टू योर बिजनेस। सेकेंड इज बिहेवियर। आप अपने पेशेंट्स के साथ, अपने क्लाइंट्स के साथ कैसा व्यवहार रखते हैं। थर्ड इज कॉम्पिटेंस। आपकी नॉलेज देखिए नंबर 3 पे आ रही है। आपका जो हाथ की सफाई है वो 3rd नंबर पे आ रही है। फर्स्ट इज अवेलेबल, then behavior should be good, and then you should be competent in your field, in your business, in your profession, whatever you do. तो ABC को अगर आप रखेंगे तो निश्चित ही आप सफल होंगे। एक बहुत बढ़िया आपने बात कही। मैं ये बात यहीं खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन मैं अपना लोभ संवरण नहीं कर पा रहा हूँ इस बिहेवियर की वजह से, क्योंकि मैंने कई बार देखा बहुत सारे चिकित्सक अपने मरीजों को सिर्फ मुस्कुरा के ठीक कर सकते हैं, पर 90% मुस्कुराते क्यों नहीं है? सर, मैं इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट ये देखूंगा कि वो अपने पेशेंट की पीड़ा से इतना अंदर तक हताश ये बड़ा डिप्लोमेटिक जवाब है विकास। उनके चेहरे से मुस्कान निकलती नहीं। ये बड़ा डिप्लोमेटिक जवाब है विकास। बट एनीवेज, आपने बिल्कुल सही कहा, ABC ऑफ सक्सेस। आपने कहा कि अवेलेबिलिटी, बिहेवियर एंड कॉम्पिटेंस। मैं इस ABC को अलग दृष्टि से देखता हूं। आप तीनों से बातचीत करके मुझे ऐसा महसूस हुआ कि दिस ABC स्टैंड्स फॉर एटीट्यूड, बिहेवियर एंड कम्युनिकेशन। अगर ये 3 चीजें हैं अगर आप में, तो निश्चित तौर पर आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ेंगे। अगर आप में वो स्वभाव है, अगर आपका व्यवहार है, और सबसे बड़ी बात वो कम्युनिकेशन है, तो आप निश्चित तौर पर करेंगे। So on this note, ABC of success, this attitude, behavior and communication, रवि सिंघल जी, प्रोफेसर भगवत प्रसाद शर्मा जी और विकास स्वर्णकर जी, आपसे बातचीत करके मुझे बहुत मजा आया, और मैं अब ये आगे की कार्रवाई